ओके हेलो क्लास 11th। सो आज से कोशिश यही है कि कम से कम 11th क्लास को भी साथ में लेके चला जाए, है ना। तो आप पढ़ना क्या है, फिजिक्स। तो आपका जो पहला चैप्टर है क्लास 11th फिजिक्स में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दैट इज गिवन फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड। अब बात करते हैं कि फिजिक्स है क्या, है ना। पहले आपको पता होना चाहिए ना जो पढ़ रहे हो वो है क्या। अगर आपको यही नहीं पता कि फिजिक्स क्या है तो आपके पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए फिजिक्स, और चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। तो इसको सिर्फ मैं 2 लेक्चर में कवर करूँगा। 2 लेक्चर से ज़्यादा इंट्रोडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद अपन चलेंगे, डायरेक्ट जंप करेंगे। हो सकता है एक ही लेक्चर में आज ही कवर हो जाए, या फिर हो सकता है कि थोड़ा एक्सटेंड करें, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता चलना चाहिए, है ना। फिजिक्स है क्या, फिजिक्स पढ़ते क्यों हैं, फिजिक्स आई कहाँ से। ये सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। पहली बात ये फिजिक्स क्या है। फिजिक्स एक ब्रांच है। क्या है? जैसे ब्रांच का मतलब पता है ना क्या होता है। जैसे पेड़ की ब्रांच होती है ना, उसी को ये ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स की बात तो बाद में करेंगे, फिजिक्स की बात बाद में आएगी, पहले तो साइंस ही आ गया। साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? देखिए 8th क्लास हो, 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, या आप ऑलमोस्ट फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड से ही साइंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इवन जब आप पहली बार स्कूल आते हैं तो भी साइंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। साइंस ऐसा नहीं है कि कोई बायोलॉजी है, या कुछ लोग सोचते हैं कि साइंस बायोलॉजी है जहाँ पे अपन मेडिसिन वगैरह देखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यार साइंस मैकेनिक्स मतलब मशीन्स है। कुछ लोग सोचते हैं कि साइंस क्या है कि जानवरों के बारे में पढ़ रहे हो आप, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हो आप। कुछ लोग सोचते हैं कि साइंस क्या है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री इन द सेंस कि केमिकल्स। अब साइंस है क्या, तो इसको डिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन किया गया? पहले आप डेफिनेशन देखो, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज साइंस? अब इंट्रोडक्शन क्लास है तो बेसिक ही समझेंगे। पता तो होगा आपको, नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए आई विश। साइंस इज द knowledge gained by human through systematic way of observations and experiments। क्लियर? तो कहने का मतलब ये कि जो साइंस है वो नॉलेज गेन्ड बाय ह्यूमन। नॉलेज गेन्ड बाय ह्यूमन क्या इंसान है, थ्रू कैसे नॉलेज गेन किया उसने? सिस्टमेटिक वे में क्या किया उसने? ऑब्जर्वेशन किया और एक्सपेरिमेंट किया। तो सिस्टमेटिक का मतलब क्या है कि एक सिस्टम से उसको फॉलो करना है। अगर आप सिस्टमेटिक वे में नहीं चलेंगे तो आप किसी कंक्लूजन या रिजल्ट पे नहीं पहुंचेंगे। तो व्हाट इज साइंस पता चल गया। साइंस क्या है कि इंसानों के द्वारा ये जो नॉलेज गेन की गई है, किस वजह से? ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स करके, वो क्या है? आपकी साइंस। अब यहाँ पे बात आती है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है? 10th में आपने बनाया होगा ना, जब एक्सपेरिमेंट किया होगा तो बनाते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को देख करके सीखते हैं, है ना। सपोज नाउ यू आर वॉचिंग द वीडियो। In this video I am explaining something. You are watching me, you are watching the board, you are watching the letters written over there. This is your observation. Suppose और दूसरा एग्जांपल ले सकते हो ऑब्जर्वेशन का। सपोज you are doing something in chemistry lab. Okay, so if you mix 2 chemicals, okay, and the result is you are getting a fire or you are getting some smoke
और फॉग ओवर देयर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उस ऑब्जर्वेशन से ये सीखा कि यार ये दो केमिकल हैं, इन दोनों को अगर अपन मिक्स करते हैं तो धुआं निकलता है। ठीक है, तो जितना सिस्टमेटिक वे में आप इसको करते जाएंगे, जितना आप इसके रीजंस के बारे में खोजेंगे, ट्राई करेंगे खोजने का, उतनी आपको नॉलेज होगी। तो यहीं पे बात क्लियर हो गई कि साइंस इज़ नॉट अ रट्टाफिकेशन मेथड। रट्टाफिकेशन इन द सेंस कि अगर आप याद कर रहे हो तो फिर हिस्ट्री में बाबर हुमायूं की डेट्स पढ़ के और साइंस पढ़ने में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया। तो अगर आप हिस्ट्री और साइंस में फ़र्क करना चाहते हो तो अपना दिमाग लगाओ, ऑब्ज़र्व करो, एक्सपेरिमेंट्स को समझो, है ना, चीज़ें लिखी क्या है उसका मतलब समझो। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तब तो आप समझो कि आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस सीख रहे हैं। और अगर आप ये कर रहे हैं कि बस उठाए बुक, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोशन? सो मोशन इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हाट इज मोशन? सो मोशन, व्हाट इज मोशन सर पढ़ा है सर। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज मोशन। सो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज मोशन। रट लिया। न्यूटन्स का लॉ क्या है? तो बच्चे खड़े होते हैं, सर यस सर। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? सर भूल रहा है सर ध्यान नहीं आ रहा सर। ऐसा नहीं। ऐसा कब होता है? जब आप क्या करते हैं, चीज़ों को याद करने का ट्राई करते हैं। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में मैं समझ सकता हूँ कि भैया आपके पास और कोई चारा नहीं है, डेट्स को याद ही करना है, मेमोराइज करना है कि बाबर कब आया था, हुमायूं कब आया था, है ना। तो वहाँ पे समझने जैसा कुछ नहीं है। आना जाना आपको समझ में आता है कि आने का मतलब आना, जाने का मतलब जाना। लेकिन यहाँ पे अगर आपको मोशन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है और आप डेफिनेशन रट के बुक एग्जाम में लिख के आ रहे हो तो आपको मार्क्स तो मिल जा रहे हैं, बट अगेन आप समझ नहीं पा रहे हो। तो इस समझने को अपन बोलेंगे फील। क्लियर? सो फिजिक्स में फील को ऐड करिए। आपको चीज़ें महसूस होनी चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ ना, व्हाट इज़ एन एप्पल? So if I am telling apple, if you close your eyes, so an image of apple is like you can see the image of apple in your brain. So कैसा सोचोगे आप? एप्पल होता है, रेड कलर का है ना। मैं एप्पल बोलूँ तो भी वही इमेज है, सेव बोलूँ तो भी वही इमेज है। तो यहाँ पे ऐसे ही अगर आप रिलेट कर पाओगे सो इट विल बी गुड फॉर यू। चलिए, तो साइंस की बात कर लिए, व्हाट इज साइंस। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स क्या है? ब्रांच है साइंस का। फिजिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? तो फिजिक्स क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। सिंपल, ज़्यादा टफ नहीं करते, मिक्स नहीं करते। जो नेचर के जो लॉ हैं उनको ही पढ़ना क्या है? फिजिक्स। कहने का मतलब ये कि आपने पढ़ा 9th में ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन क्या है? नेचर का लॉ ही है। इफ़ आई थ्रो दिस मार्कर अप इट विल कम डाउन। व्हाट इज दिस? दिस इज नेचुरल लॉ। मतलब अगर इस मार्कर को ऊपर मैं फेंकूंगा तो नीचे आएगा ही आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इसको रोक सके, है ना। तो ये हो गया क्या? नेचुरल लॉ। अगर मैं बोलता हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सो इन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बात बेसिकली की गई थी फोर्स की, है ना। तो उसमें भी आपने जो पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। सो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो दैट इज द लॉ विच इज यूनिवर्सल। मतलब ये हर जगह पे एप्लीकेबल है। कहीं कहीं पे थोड़े बहुत कॉन्ट्रोडक्शन होते हैं, लेकिन उन कॉन्ट्रोडक्शन को जब आप थारो स्टडी करोगे तो डील कर सकते हो। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। मतलब जो चीज़ें हो रही हैं नेचर में वो सब अपन पढ़ेंगे फिजिक्स में। क्लियर? इफ द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सनसेट टू द वेस्ट, सो दिस इज द नेचुरल लॉ। अब दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, सूर्य को पश्चिम से नहीं उगा सकती। इट कैन नॉट बी राइज फ्रॉम द वेस्ट बिकॉज इट्स अ नेचुरल लॉ। तो ये जो इस टाइप के जो नेचुरल लॉ हैं वो अपन डील करते हैं फिजिक्स में, है ना। तो अब फिजिक्स के अंदर ही बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो मैं कहता हूँ आप सिर्फ 2 ब्रांचेस को जानो जो आपको 11th और 12th में पढ़नी है। 2-3 बोल सकते हैं, है ना। तो स्टडी ऑफ नेचर। अब इस नेचर को स्टडी करने के लिए भी बहुत सारी कैटेगरी बनाई गई हैं। तो अपन बात करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स, फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स,
फिर बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। अब इस मैकेनिक्स के अंदर भी जाओगे तो मिलते जाएंगे। तो कुल मिला के ये एक सिस्टम है ना, तोड़ तोड़ के सीखते हैं। इकट्ठा फिजिक्स 11 12 नहीं पढ़ पाओगे, अगर आपको पढ़ना है तो फिर टाइम देना पड़ेगा, इसीलिए आप कॉलेज में जाते हो, फिर मास्टर डिग्री लेते हो, चीज़ों को और थॉरो स्टडी पढ़ते हो। तो एटसेट्रा ये सारी क्या है, ब्रांचेज है। क्वांटम मैकेनिक्स, अब मैकेनिक्स में भी क्वांटम मैकेनिक्स हो जाती है, काइनेमेटिक्स हो जाता है, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेज आपको मिलेंगी। सो ये तो बात हो गई किसकी, फिजिक्स की, कि फिजिक्स है क्या, क्लियर। अब ये फिजिक्स साइंस कैसे बन गई, तो इंसान जो होता है वो क्यूरियस होता है। जैसे आप किसी बच्चे को देखो, अगर 5 साल का एक बच्चा है तो बहुत सारे सवाल करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसके दिमाग में चीज़ें आती हैं कि ये ऐसा क्यों है, वह वैसा क्यों है, भैंस काली क्यों है, गाय सफ़ेद क्यों है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं, और वो तब तक पूछता रहेगा जब तक कि वो उसका जवाब नहीं जान जाएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि उस बच्चे को आप सही बताते हो गलत बताते हो, क्योंकि वो डेवलपिंग स्टेज में है। अगर आप उसको गलत बताओगे तो गलत मान के ही जानेगा, लेकिन एटलीस्ट अपनी क्यूरियोसिटी को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे ही इंसान क्यूरियस था। मतलब जैसे आप देखो, एक बच्चा जो है 5 साल का, उसके जैसे ही इंसान की सोच थी। आपने भी कभी जब बचपन में एक्सपीरियंस किया होगा कि आप देखते हो कि सन जो होता है, सूर्य, दैट इज इट इज़ राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट से निकला और धीरे धीरे चलते 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 कहाँ पहुँच गया, वेस्ट में पहुँच गया। तो अगर आप खड़े होकर ऑब्जर्व करो इस चीज़ को, आपको दिखेगा क्या, सन चल रहा है, द सन इज मूविंग, ओके। सो पहले भी इंसान यही मानता था, सन मूव हो रहा है, मून मूव हो रहा है ना, अर्थ क्या है, फ्लैट है। तो ये सारी चीज़ें जो आप माइथोलॉजी में देखते हैं कि चंदा मामा है, सूर्य भगवान है, ये सब कहाँ से आया, ये क्यूरियोसिटी की उत्पत्ति थी। मतलब आप देखोगे, अगर नेचर को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई इंसान बना सकता है इस चीज़ को। तो जब देखोगे आप नहीं बना सकता, ओके। इफ़ यू वांट टू जर्मिनेट अ प्लांट, सो यू नीड अ नेचुरल सीड। आप प्लास्टिक की सीड बना करके प्लांट जर्मिनेट नहीं कर सकते। सो दिस इज द पावर ऑफ नेचर। और इस नेचर को इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग, वो जान गया है। तो इसको अब अपने तरीके से इंसान क्या कर रहा है, मॉडिफाई भी कर रहा है, जो कि नेचुरली गलत चीज़ है, बट हो गया। जहाँ तक एग्जिस्टेंस होती है तो होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी दिख रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये कि फिजिक्स यही था कि जो नेचर में जो सारी चीज़ें हो रही थी, अब मैं यहाँ पे प्लांट आप इंक्लूड नहीं करता, यहाँ पे ये बायोलॉजी है। तो जो चीज़ें नॉन लिविंग मतलब जो मतलब लिविंग नहीं है, या फिनोमिना लिविंग नहीं है ना। तो मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स रिगार्डेड टू द नॉन लिविंग थिंग्स। सो जो नेचर में चीज़ें होंगी उसी को अपन स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद क्या करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, अगर ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों। कॉम्प्लेक्स किया तो टफ हुआ, तो कॉम्प्लेक्स वे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने 9th में मोशन पढ़ा, बहुत सिंपल तरीके से, सीधे स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन पढ़ा। 10th में आपने लाइट पढ़ा, मैग्नेटिज्म पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, बहुत सिंपल लैंग्वेज पढ़ी है आपने। अब इसको अपन कॉम्प्लेक्स करेंगे। कॉम्प्लेक्स मतलब थारो स्टडी इन 11th एंड 12th। तो 11th में आपको मोस्ट ऑफ द पार्ट इज मैकेनिक्स को ही देखना। मैकेनिक्स में पहले सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स, दैट इज फोर्स, ग्रेविटेशन एटसेट्रा, एंड देन फ्लूइड मैकेनिक्स आएगी, देन थर्मोडायनेमिक्स आएगी। तो आप मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स को टच करेंगे किसमें, 11th में। 12th में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आएगी, मैग्नेटिज्म आ जाएगा, गेट्स आ जाएगा, थोड़ा बहुत क्वांटम भी देखेंगे अपन, गेट्स वगैरह। एंड देन सेकंड वॉल्यूम में आपको मिलेगा। तो 12th की बात 12th में, 11th की बात है तो 11th की बात 11th में करते हैं, है ना। तो ये थी फिजिक्स। अब फिजिक्स के बारे में बुक में आपको दिया है, आराम से डिटेल से पढ़िएगा, पता चल जाएगा। अब इसके बाद नेचुरल जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। न्यूक्लियर फोर्सेस हो गई, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई, ये सारी नेचुरल फोर्सेस हैं। सो अब यहाँ पे वीकेस्ट फोर्स कौन सी है, तो वीकेस्ट फोर्स अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जो gravitational force in the sense that is universal gravitational constant, capital G. So it is the weakest constant, you can say, or the weakest force in the nature. What is the strongest force? The strongest force is the nuclear forces. न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पानी में, वाटर में बॉन्डिंग है ना।
सो H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, दैट इज दे आर बॉन्डेड, है ना। केमिस्ट्री में आप सीखते हो कि केमिकल बॉन्ड होते हैं। सो इफ दे आर बॉन्डेड, सो दिस इज, तो ये वो किस फोर्स की वजह से बॉन्ड है? सो दे आर बॉन्डेड बाय मॉलिक्यूलर फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। मॉलिक्यूलर भी बोलते हैं, न्यूक्लियर भी बोलते हैं, तो न्यूक्लियर अच्छा है ना। तो न्यूक्लियर फोर्सेज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। क्लियर। सो ये थी बेसिक बातें फोर्सेस के बारे में। फिर थोड़ा बहुत डिटेल है, किस साइंटिस्ट को नोबेल कब मिला, कौन सा साइंटिस्ट के नाम पे कौन सी यूनिट रखी गई, ये सारी चीज़ें हैं बेसिक। तो जो समझने लायक था, बताने लायक था, तो बता ही दिया मैंने फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स में आप पढ़ोगे लॉज ऑफ नेचर, ठीक है। तो अब आपके पास सेकेंड टॉपिक जो आपका बेसिक मेन स्टार्ट होता है, दैट इज़ यूनिट एंड डायमेंशन। तो अपन कल डिस्कस करेंगे यूनिट्स के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जब कभी भी होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।